हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लास्ट क्लास में आपने 3 लॉसेस से रिलेटेड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को समझ लिया था। वो 3 लॉसेस कौन कौन से थे? एक तो था हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा नॉर्मल बिजनेस का लॉस, तीसरा स्पेकुलेशन लॉस। आइए आगे देखिए। एग्रीकल्चरल बिजनेस का लॉस। एक बात बताइए, एग्रीकल्चरल बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब है क्या? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर उसमें घाटा आ गया तो हम उसे सेट ऑफ करें नहीं करें, इस बात से फर्क पड़ता है क्या? देखिए क्या लिखता है। कहता है यस इट कैन बी एडजस्टेड बट ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम। ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम एडजस्ट होगा। हालांकि अब आपको मैंने जैसे अभी लास्ट क्लास में बताया था ना कि पीजीबीपी में 2 कमरे हैं, तो अब मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई, पीजीबीपी में ना कई सारे कमरे होते हैं। एक ये रहा नॉर्मल वाला, ठीक है, ये रहा स्पेकुलेशन वाला, अब ये आ गया एक और कमरा एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा था? नॉर्मल वाला यहां जाके एडजस्टमेंट मांगता था तो पॉसिबल था, ये इधर जाता था तो कहता था नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? अब एग्रीकल्चर के लिए क्या है, ये तो ना तो किसी को आने देता है ना कहीं जा सकता है, ये कहीं और से एडजस्ट भी नहीं हो सकता, यहां कोई आ भी नहीं सकता है, कोई नॉर्मल एडजस्ट भी नहीं करा सकता। मतलब अगर ये यहां आना चाहेगा तो ये भी नहीं अलाउड है, ये यहां जाना चाहेगा तो भी नहीं अलाउड है, कहीं भी। मतलब स्पेकुलेशन से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद है। अच्छा एक चीज और सिखाते हैं आपको, मजा आएगा। आपने लास्ट क्लास में ये देखा था ना स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में आप लिख सकते हैं इनकमिंग, इनकमिंग अलाउड, आउटगोइंग क्लोज्ड। इसका मतलब समझे, अगर इसका घाटा निकल के जाना चाहता है, इसका घाटा जाना चाहता है तो जा नहीं सकता है, कोई आना चाहता है घाटा लेके आ सकता है। इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग अलाउड नहीं है इसकी। ठीक है, एग्रीकल्चर में इस तरीके से देखा जाए तो इनकमिंग भी अलाउड नहीं है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ क्लोज्ड। हम अलग अलग तरीके से ना बस आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूले ना बस लो। ठीक है, ये डिफरेंट है। यस ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम इट कैन बी डन, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर क्लोज। मतलब कोई घाटा यहां से एडजस्ट भी नहीं हो सकता और ये घाटा कहीं और से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो भाई अगर पूरा इसको यही नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा घर नहीं मिल रहा है इसको एडजस्ट होने के लिए, तो क्या दूसरे हेड मिलेंगे? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा, यही चीज लिखा है। अगले साल एडजस्ट होके भी, अगले साल भी कहां से एडजस्ट होगा? अगले साल अगर अपने कमरे में एडजस्ट हो रहा था तो इस साल भी अपने कमरे में ही एडजस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी 2 जगह खेती चल रही है, एक यूपी में कहीं खेती चल रही है, दूसरी बिहार में कहीं खेती चल रही है, एक जगह घाटा हुआ है एक जगह फायदा हुआ है, तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन बार बार यही बात आपके सामने आएगी कि सर फायदा क्या है एडजस्ट करने का, क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देना ही नहीं है, तो घाटा एडजस्ट करने की बात हम इतना कर क्यों रहे हैं? समझिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो है एग्जेम्प्ट, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की वजह से नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स बढ़ जाता है। पढ़ा है आपने स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करते हुए नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाला जाता है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है तो आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स ज्यादा आ जाएगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं देना, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स ज्यादा आ जाएगा। तो भाई अगर हम घाटा एडजस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर लॉस को एडजस्ट करेंगे, तो एग्रीकल्चर इनकम कम हो जाएगी, फायदा होगा भाई, क्योंकि जब नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे फिर टैक्स निकलेगा तो कम निकलेगा, राइट? इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या साल मिलेगी? एडजस्टमेंट मिलेगी सिर्फ 4 साल के लिए, और रिटर्न समय पे जमा करना जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर घाटे को एडजस्ट करने के लिए रिटर्न समय पे जमा करना जरूरी नहीं है। अच्छा, पीजीपीपी में 3 कमरे नहीं, एक और होता है 4 कमरा। वो माय गॉड, सब पीजीपीपी का कमरा एक ही बार में आप क्यों नहीं बता दे रहे कितने हैं? अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, आइए फिर से समझते हैं।
अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं कि इंटेंशनली मैं एक बार में आपको 4 कमरे नहीं बताया, 2 ही बताया, ताकि आपका फोकस बस उतनी पे रहे और आप लॉ को समझ पाए स्टेप बाय स्टेप। मतलब कहीं आपको ऐसा न लगे कि वो इग्नोरेंस में रह गया था, कमरा तो 4 था सर, 2 ही बताए, फिर 3 बताए। नहीं बेटा, 1, 2, 3, 4 कमरे। पहला नॉर्मल बिजनेस, दूसरा स्पेक्यूलेशन, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा 35AD। 35AD आप जानते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस, जो सरकार कहती है बिजनेस करो। इसमें खास बात क्या होती है मालूम है? जितना भी घाटा होता है वो आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो, और यहां पे कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा सब घटाने को मिलता है 35AD में। ठीक है, तो यानी यहां तो घाटे आने के चांसेस खूब हाई होते हैं। यहां पे क्या है 35AD। 35AD का घाटा भी सिर्फ 35AD के बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, और ये मैंने आपको 35AD पढ़ाते समय भी बताया था। नहीं तो सरकार जब कहती थी ना कि पाइपलाइन बिछाओ दुबई से लेके इंडिया की, ठीक है, पेट्रोल निकालो, हर कोई खड़ा हो जाता था हम भी धंधा करेंगे। ठीक है, मशीन खरीद लेता था उसकी। ठीक है, क्योंकि मशीन खरीदे 1 करोड़ रुपए की तो पीएल में 1 करोड़ रुपया चार्ज हो जाएगा, घाटा आ जाता था खर्च से। अब वो घाटा वो अपने नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट मार देते थे। पता है पहले क्या टैक्स प्लानिंग चल रही थी? ध्यान से समझो। इसीलिए कहा गया है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का घाटा, देखिए, यस ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। क्यों? सरकार ने कहा कि पेट्रोल निकालो, हम आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं 35AD में, और आपको कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा सब चार्ज करने देंगे। और देखिए, मुझे पेट्रोल निकालना नहीं है, मुझे पेट्रोल निकालने का धंधा नहीं करना है। मैं सरकार को कहूंगा मैं निकालूंगा पेट्रोल, अखर से एक मशीन खरीदूंगा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की। हालांकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी, मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। या फिर चलिए आइए समझिए, मैंने 100 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी पेट्रोल निकालने के लिए। 100 करोड़ रुपए पीएल में चार्ज करेंगे, घाटा आ जाएगा 100 करोड़ रुपया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इस साल कुछ और हुआ ही नहीं है, मान लेते हैं मोटा मोटी, या कुछ और खर्चे हुए होंगे, अभी रेवेन्यू नहीं आई है, 100 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब मैंने सरकार को क्या बोला कि भाई मैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूं, तो ये घाटा एडजस्ट हो जाएगा। अब ये ठीक है, एडजस्ट पहले तो नॉर्मल बिजनेस है, अगर सरकार एडजस्ट करा देती पहले की तरह तो क्या होता कि ये 100 करोड़ रुपए का घाटा हम नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट करते, मेरी प्रॉफिट 100 करोड़ से नॉर्मल बिजनेस की कम हो जाती, मैं 30% टैक्स देता हूं तो मेरा 30 करोड़ रुपए का टैक्स कम हो जाता। और अब उसके बाद 30 करोड़ रुपए का टैक्स कम करने के बाद मैं सरकार से कहता कि मुझसे तो ये धंधा नहीं हो पाएगा, और ये मशीन में 100 करोड़ रुपए की जो खरीदा था वो किसी को बेच देता 98 करोड़ की। क्यों? क्योंकि यूज तो किए ही नहीं है। 100 करोड़ की मशीन 98 करोड़ में आराम से बिक जाएगी, यूज भी नहीं की है, एकदम नई नवेली मशीन पड़ी है। मान लो 95 करोड़ की बेच देता तो भी घाटा नहीं है। 5 करोड़ रुपए मशीन में घाटा हुआ, 30 करोड़ रुपए का टैक्स बचाए हो तुम। सरकार समझ रही है कि 35AD का अगर हम घाटा दूसरे बिजनेस से एडजस्ट करने देंगे ना, तो हर कोई 35AD वाले धंधे के लिए तैयार हो जाएगा, कहेगा हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है, हम सरकार बोलेगी कि दुबई से लेके इंडिया तक की पाइपलाइन बिछानी है, सब कहेंगे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अपने घर के बाथरूम की पाइपलाइन ठीक से बिछ नहीं रही है, लेकिन सब कहेंगे नहीं दुबई से लेके इंडिया तक की पाइपलाइन बिछाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई हमको तो धंधा करना नहीं है, हम इस धंधे के नाम पे मशीनरीज वगैरह खरीदेंगे, घाटा दिखाएंगे, और फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे हम, उन मशीनरीज को सेल ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो 35AD से ही एडजस्ट होगा। यस ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, अगेन कहता है इनडेफिनिट पीरियड तक हो सकता है। यस रिटर्न फाइल पे समय जमा करना जरूरी है, इनडेफिनिट तक ये रिटर्न, इनडेफिनिट पीरियड के लिए आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आपको नॉर्मल के रेफरेंस में समझाते हैं क्या हो रहा है। अगर नॉर्मल स्पेक्यूलेशन से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? आंसर इज यस। नॉर्मल 35AD से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? आंसर इज यस। इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस एरो पे ध्यान दीजिएगा। 35AD नॉर्मल से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? नो, नो। स्पेक्यूलेशन नॉर्मल से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? नो। नॉर्मल एग्रीकल्चर से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? नो। और एग्रीकल्चर नॉर्मल से एडजस्ट होना चाहता है, हो सकता है? नो। एग्रीकल्चर में इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद है। ठीक है,
35 AD में इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग अलाउड है। ठीक है, जैसे नॉर्मल बिजनेस का घाटा कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, बस ये रिस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर में थी, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एग्रीकल्चर में थी। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे एग्रीकल्चर में क्यों थी सर, एग्रीकल्चर में नॉर्मल बिजनेस क्यों नहीं घटा? अरे कॉमन सेंस की बात है भाई साहब, नहीं घटाने दे सकते हैं। एग्रीकल्चर में तुम कमाए हो 50 लाख रुपया, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में तुमको घाटा हुआ है 40 लाख रुपया का। अब एग्रीकल्चर इनकम पे तो सरकार वैसे ही टैक्स नहीं लेती, तुम्हारा जो टैक्सेबल बिजनेस का घाटा है वो एडजस्ट कैसे करने दे देगी? ठीक है भाई, वहां तो टैक्स वैक्स लगता नहीं है, तो ना उसको कहीं से भी ना नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने दे रही है, ना नॉर्मल लॉस में से एडजस्ट करने दे रही है। ठीक है, तो देखिए यही बात यहां पे हम लिख दें, यहां पे इनकमिंग अलाउड लिख देते हैं, आउटगोइंग क्लोज्ड। अब लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, थोड़ा सा कट रही है स्क्रीन पे, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इनकमिंग अलाउड, आउटगोइंग क्लोज्ड। अच्छा एग्रीकल्चर के लिए देखिए एकदम नॉर्मल समझ लीजिए कि नॉर्मल बिजनेस का घाटा कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है, कोई भी बिजनेस से एडजस्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर को अलग आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एक अलग एग्जेम्प्टेड बिजनेस है भाई, उसका अलग करना ही पड़ेगा। उसको कोई दुनिया जहान की टैक्सेबल बिजनेस से क्या मतलब है, वो एकदम अलग करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर से बस एडजस्ट हो जाता है, वो एक अलग बात है, एकदम डिफरेंट। ठीक है, बस आप एग्रीकल्चर को तो ऐसे समझ लो, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर से मतलब है वो एग्जेम्प्टेड है, इसलिए वो अलग कर दो। बाकी हर केस में नॉर्मल बिजनेस का जो भी अगर घाटा है तो वो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन जो बाकी सब है स्पेसिफाइड या फिर स्पेकुलेशन, ये नॉर्मल से आके एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ये किसी और से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ये अपने में एडजस्ट होंगे, बस ये अपने में ही एडजस्ट होंगे। कराएं कुछ? एग्रीकल्चर पे नहीं करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर आपको समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर का बस एग्रीकल्चर से होगा, तो वो बात खत्म हो जाती है। अब बाकी एग्जाम्पल अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, स्पेकुलेशन और 35 AD, तीन बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस में 5 लाख रुपए का घाटा है, इसमें 2 लाख रुपए का फ़ायदा है, इसमें 4 लाख रुपए का फ़ायदा है, तो एडजस्ट हो जाएगा। 2 लाख यहाँ से कर लीजिए एडजस्ट, बचा 3 लाख यहाँ से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए एडजस्ट, काम खेल खत्म। ठीक है भाई, टैक्स रेट भी सेम है सब पे, कोई टेंशन तो है नहीं, कहीं से भी कुछ भी एडजस्ट मार लीजिए। GTI आपकी कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपए GTI आ जाएगी। अच्छा यही अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर दें, हम कहते हैं नॉर्मल बिजनेस में फ़ायदा है 5 लाख, स्पेकुलेशन में -1 लाख, 35 AD -1.5 लाख। ये सब एडजस्ट हो पाएंगी क्या? नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये सब अपने प्रॉफिट से ही बस एडजस्ट होंगे। स्पेकुलेशन से एडजस्ट होगा, 35 AD से एडजस्ट होगा, और 5 लाख रुपए मेरी GTI हो जाएगी। राइट, अभी तो बहुत बहुत क्वेश्चन करेंगे, अभी चैप्टर खत्म तो होने दीजिए, अभी तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं हम। अच्छा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सर? जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं? हाँ यही क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम की क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी बिल्कुल PGBP की तरह एक घर है, ठीक है, और इस घर में 2 कमरे होते हैं, एक होता है STCG और एक होता है LTCG। लॉन्ग टर्म बड़ा आप मान लीजिए, और ये छोटू है, छोटा है घर का, छोटे वाले का कमरा है, बड़ा वाला भाई छोटा वाला भाई, आप ऐसे मान लीजिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसे भी याद रहेगा। पता है छोटा बड़े वाले में जाता है, बड़े वाले के कमरे में, तो कहता है आ जाओ स्वागत है भाई छोटू, आ जाओ स्वागत है तुम्हारा। लेकिन बड़ा जब छोटे वाले के में जाता है तो कहता है नहीं तुम नहीं आ सकते। याद रहेगा ये, याद कर लो ना यार, बहुत सिंपल सा है।
बड़े वाले का बड़ा दिल है। सर आप कितना इजी बना देते हैं याद करना। हाँ करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में कुछ याद नहीं आता है। यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, वो उस कमरे में जाएगा, ये इस कमरे में जाएगा। सो डिफिकल्ट इजंट इट? लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू। छोटा वाला जब बड़े वाले में जाएगा तो बड़ा वाला कहेगा आजा आजा छोटू आजा। लेकिन जब छोटा वाला बड़े में जाएगा तो छोटू बोलेगा नहीं बड़ू तू नहीं आ सकता है। राइट? बड़ा वाला बड़े दिल वाला है। ठीक है। शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा, यस शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा, यस लिखा है हमने। पूरे कैपिटल गेन हेड से हो जाएगा, यस मतलब यस का मतलब है ये कहीं से भी हो जाएगा, फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं से भी हो जाएगा। ठीक है। ये ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म होता है, मतलब बस दूसरे कमरे में जा सकता है, मतलब दूसरे हेड से नहीं होगा। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इस बात को, नो मतलब ओनली फ्रॉम एलटीसीजी बोलने, मतलब एलटीसीजी तो सेम हेड है ना, इस सेम हेड की बात हो रही है ना। दूसरे हेड में भी यही बता रहा है कि भाई हम सिर्फ लॉन्ग टर्म से होते हैं बस, और कहीं नहीं जाते, तो दूसरे हेड से नहीं होता है सीधा मतलब। ठीक है। सेम हेड से अगले साल हो जाएगा, दूसरे हेड से नहीं होगा 8 साल, यस। ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया स्पेशल, यस ये वाला स्पेशल बात था कि दूसरे हेड से नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म को तो अपना पूरा घर ही नहीं मिलता बेचारे को, ये बेचारा सिर्फ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म में। तो जब ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म में जब अपना पूरा घर नहीं मिलता तो क्या दूसरा घर मिलेगा? नहीं, दूसरा हेड नहीं मिलेगा, नो। इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है। अगले साल जाके भी सिर्फ अपना कमरा, दूसरा घर नहीं, 8 साल, यस। सिंपल, सिंपल और नॉट? यस सिंपल। चलिए अगर नहीं समझ में आया है एग्जाम्पल से समझते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पीजीबीपी। शॉर्ट टर्म -3 लाख, लॉन्ग टर्म 4 लाख, लॉन्ग टर्म 2 लाख, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म 2 लाख, पीजीबीपी 5 लाख। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। अब हम लिख लिख के सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस एरो बना बना के आपको एडजस्टमेंट सिखा दे रहे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट होता है, लॉन्ग टर्म से भी, ये पूरा हेड मिल जाता है इसको, तो ये लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाएगा। पीजीबीपी से एडजस्ट हो जाएगा, 2 लाख ही एडजस्ट हो पाएगा, 1 लाख बच जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा क्या? पीजीबीपी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला दूसरे हेड से, मतलब कैपिटल गेन दूसरे हेड से नहीं होता। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है। लॉन्ग टर्म बड़ा वाला ना छोटा वाला एडजस्ट नहीं करता है उसको, छोटू इनकमिंग अलाउड नहीं करता है लॉन्ग टर्म की। छोटू वाला जब जाता है, देखिए छोटू की आउटगोइंग कर रहा है, ये आउटगोइंग है ना, ठीक है, छोटू आउटगोइंग कर रहा है तो एलटी कर रहा है आजा 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 छोटू आजा। ठीक है। बट पीजीबीपी तो से तो हो नहीं पाएगा, तो 5 लाख रुपए जीटीआई है, जीटीआई 5 लाख रुपए है। और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? एसटीसीजी लॉस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। ठीक है। और एग्जांपल करेंगे। मान लीजिए एसटीसीजी है -3 लाख, एलटीसीजी है 6 लाख, अब पीजीबीपी है -2 लाख। अब क्या होगा? एसटीसीजी एलटीसीजी से एडजस्ट हो जाएगा पूरा। क्या पीजीबीपी एलटीसीजी से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ। अरे एलटीसीजी का घाटा ना एडजस्ट नहीं होता है दूसरे हेड से, पीजीबीपी का तो एडजस्ट होता है। ये पीजीबीपी का तो सब हेड से होता है अदर देन सैलरी, भूलिए नहीं, लास्ट क्लास में पढ़े, पीजीबीपी का एडजस्ट सबसे हो जाता है अदर देन सैलरी, तो ये हो जाएगा यहाँ से एडजस्ट। तो 3 तो 5 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपए जीटीआई आएगी। सब नोट कीजिए एग्जांपल, जितना आप कर लेंगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है +5 लाख, एलटीसीजी है -3 लाख, और पीजीबीपी है -1 लाख। बताइए एलटीसीजी को एसटीसीजी से एडजस्ट कर दे? नहीं हो सकता, ये कैरी फॉरवर्ड होगा।
ये तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन पीजीवीपी का घाटा एसटीसीजी से हो जाएगा। पीजीवीपी बस सैलरी छोड़ के सब जगह से एडजस्ट हो जाता है। 4 लाख रुपए जीटीआई, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊंगा। अब तक आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सबसे पहले आ रहा है तकदीर वाली इनकम, ठीक है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, इसमें घाटा हो सकता है क्या? इसमें तो कभी घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो विनिंग इनकम होती है, ठीक है। यहाँ विनिंग इनकम होती है, इसमें तो घाटा हो ही नहीं सकता। तो लिखा है लॉस ऑफ द सेम कैन नॉट बी सेट ऑफ, एक्चुअली लॉस होगा ही नहीं। मैं सीधे नॉट एप्लीकेबल लिख दूं इस बात को आपकी समझ के लिए। देखिए ऐसे तो टेक्निकली वो कहेगा लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, लॉ कहेगा। अरे हम कह रहे नॉट एप्लीकेबल है, लॉस होता ही नहीं है इसमें। दिखा दो लॉस कैसे होगा। तुम 1 लाख रुपए की लॉटरी खरीदे हो ना, साल भर में 10-10 रुपए की करके 1 लाख रुपया खर्चा कर दियो। अगर एक दिन भी कभी 100 रुपए की लॉटरी खुल गई तो 100 रुपए तुम्हारी इनकम हो जाएगी। घाटा होगा ही नहीं इसमें। इसमें तो विनिंग टैक्सेबल होती है, घाटा होता ही नहीं है। कोई खर्चा वर्चा भी नहीं है होता तो घाटा कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो यही लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। सेम है, ये नॉट एप्लीकेबल है भाई, कैन नॉट बी, नॉट एप्लीकेबल, इसमें नॉट एप्लीकेबल है। लॉस होगा ही नहीं तो ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ भी एप्लीकेबल ही नहीं है, सीधे एने बोलेंगे इसमें। अगला, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, रेस वाले घोड़ों को ओन करना, मेंटेन करना। किसकी बात कर रहा है, जल्दी बोलिए। स्टड फार्मिंग बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस है बेटा, ये बिजनेस है। आप कहेंगे सर ये बिजनेस है तो अदर सोर्सेज में क्यों दिख रहा है? चिल्ला चिल्ला के आप बता रहे हैं बिजनेस है, बिजनेस है, समझ में नहीं आ रहा। तो पीजीबीपी में ना लिखना चाहिए तो अदर सोर्सेज में क्यों लिखा है? तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या एक इंसान अपनी किसी बिजनेस को अदर सोर्सेज में भी दिखा सकता है। अगर वो टेक्निकली कहता है कि दिस इज द बिजनेस वेयर इन आई एम नॉट फोकसिंग मोर, दिस इज अ कैजुअल काइंड ऑफ बिजनेस फॉर मी, ठीक है, तो यस वो दिखा सकता है अदर सोर्सेज में, राइट। अब दूसरी बात समझाते हैं कि एक्चुअली इंडिया में स्टड फार्मिंग से रिलेटेड जो इनकम टैक्स में कानून बना है ना, वो एक ही आदमी की वजह से बना है। अरे इंडिया में कोई धंधा ये करने वाला है ही नहीं। घोड़ों की रेस वगैरह के लिए घोड़ों को तैयार करना, ये काम सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या करते थे, जो आज इंडिया में अब नहीं है, ठीक है। सिर्फ वही बंदा करता था। तो पहले कानून बनता है फिर मार्केट में कुछ होता है, या पहले मार्केट में कुछ होता है फिर कानून बनता है? अरे मार्केट में कुछ होता है कि ये हो रहा है, वो टैक्स फाइलिंग हो रही है, तो सरकार उसके हिसाब से कानून बनाती है। अरे ऐसी कल्पना थोड़ी ना की जाती है कि चलो ये कानून बना देते, ये कानून बना देते, अगर ऐसा हुआ तो। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है तो भी कानून नहीं होता। हमारे देश में जितने भी चीजों के लिए कानून है वो सारी चीज हो रही है मार्केट में, इसलिए उसके लिए कानून बना है। कोई ऐसा कानून नहीं होगा जिसके लिए आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जो कानून में लिखा है कि अगर ऐसा होने पे ये हो जाएगा, और वो आज तक हुआ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये होने पे ये होगा, और जो चीज लिखा है कि ये होने पे होगा तो वो हुआ ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कानून बाद में बनता है, पहले कुछ होता है। आ रही बात समझ में? तो जैसे अडानी के, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हिंडनबर्ग ने एक बड़ी निगेटिव रिपोर्ट दी थी अडानी के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से अडानी के शेयर करीब करीब 70%, 80% गिर गए थे। हाँ, 80% गिर गए थे इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो हिंडनबर्ग ने एक निगेटिव रिपोर्ट दी थी, और हिंडनबर्ग ने निगेटिव रिपोर्ट देने के पहले शॉर्ट सेलिंग कर दी थी। मतलब शॉर्ट सेलिंग आप समझते हैं, शेयर नहीं है लेकिन बेच दिया। बेच दिया, बाद में जब रिपोर्ट आई तो उनको तो मालूम ही था कि हम जैसे ही ये रिपोर्ट डालेंगे, बट निगेटिव रिपोर्ट है कि भाई ये गलती हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है अडानी में, तो शेयर के बहुत धड़ाम से गिरेंगे। तो उन्होंने पहले ही बेच दिया बाद में खरीदने के लिए। तो शॉर्ट सेलिंग की थी, बहुत ह्यूज शॉर्ट सेलिंग की थी। तो हिंडनबर्ग ने ह्यूज पैसे भी कमाए, ठीक है। एक इंटरनेशनल कंपनी है जो क्या करती है, हर कंपनी के बारे में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे समझ लीजिए सीआईडी टाइप का, प्राइवेट कंपनी है, सीआईडी टाइप का काम करती है, ठीक है। पोल खोलती है लोगों के, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो उनको तो मालूम ही था, और ये पास्ट में ये कंपनी का धंधा ही यही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पोल खोलेंगे, शेयर के भाव गिरेंगे और उसमें कमाएंगे, ठीक है। तो ये पोल खोलने का धंधा ही, ये कमाने का तरीका क्या है ये।
तो अब जब ये ऐसा मार्केट में हुआ कि उसने खूब पैसे बना लिए इसने, तब सेबी ने गाइडलाइंस बनाई, उसके बाद कानून बना कि शॉर्ट सेलिंग की लिमिट होगी, कि इतना ही हो सकता है, ये सारी चीजें बनाई गई ताकि लोग इस तरीके का फायदा ना उठा पाए। अंडरस्टूड? तो पहले एक्चुअली कोई कुछ करता है, फिर कानून बनता है। ठीक है, जैसे आप सुनेंगे कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ये हुआ वो हुआ, तो उन सब स्कैम में जो चीज हुआ था उसके लिए कानून बन गया। आज वो चीज रिपीट नहीं हो सकती, कोई नहीं कर पाएगा। अरे वो कोई स्कैम थोड़ी ना था, बेसिकली कानून में एक लूप होल था, उसने उसका फायदा उठाया और पैसे बनाए। तो लोगों ने बताया कि भाई ये फ्रॉड है, लेकिन उस समय के कानून के हिसाब से तो कोई फ्रॉड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज अगर कोई करता है तो वो गलत है, क्योंकि अब कानून बना है, अब कर ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट कानून ऐसा बन गया कि वो कर ही नहीं पाएगा इस तरीके की चीजें। ठीक है, एक्चुअली पहले ट्रेडिंग डे बहुत लंबे लंबे होते थे, सेटलमेंट की जो साइकिल होती थी वो लंबी होती थी, तो यही सबको जब देखा गया कि इन सेटलमेंट की साइकिल लंबी होने से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे होगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज नहीं है। अच्छा एक बात, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये अचानक से बात आई है, कोई प्रिपेयर्ड मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो मेरा एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मार्केट का कोर्स है, जहां पे आपको बेसिक से मैं पूरा स्टॉक मार्केट सिखाता हूं। मतलब पहले दिन तो आपको यह पता चलाएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, शेयर क्या होते हैं, और वहां से लेके आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा। हर तरीके की ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट की नॉलेज आज की तारीख में, और खास करके आप फाइनेंस वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट की जानकारी उसे ही होनी चाहिए जो शेयर में पैसा लगाना चाहता है, नहीं, अरे सबको होनी चाहिए। और आज की तारीख में सब पैसा लगाते भी हैं, होनी तो सबको चाहिए। ठीक है, मतलब आप देखिएगा, जब आप जॉब वगैरह ज्वाइन कर लोगे तो कॉर्पोरेट्स में, लंच में आप देखोगे सबके पास एक ही बात है करने को, स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आप आइसोलेट हो जाओगे अगर आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, आप भी अपना ज्ञान नहीं डाल पा रहे हैं उसमें, राइट? तो चलिए वापस से आते हैं इस पे। तो विजय माल्या ये बिजनेस अपने अदर सोर्सेज में दिखाते थे, इसलिए कानून में भी अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप पीजीबीपी में भी दिखाएंगे तो भी सेट ऑफ का कानून यही है। क्लियर है बात सबको? यू मे शो इट अंडर पीजीबीपी बट द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉ शैल रिमेन द सेम। ठीक है, क्या है? यस, ओनली फ्रॉम सच एक्टिविटी। स्टड फार्मिंग का घाटा सिर्फ स्टड फार्मिंग के फायदे से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए हम स्टड फार्मिंग का बिजनेस दो जगह कर रहे हैं, तो एक जगह का घाटा दूसरे जगह के फायदे से एडजस्ट हो सकता है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो घाटा कैरी फॉरवर्ड करिए, अगली बार एडजस्ट होगा स्टड फार्मिंग के ही। तो यस, ओनली फ्रॉम सच एक्टिविटी है। तो ये भी जैसे 35 AD का धंधा नहीं था, स्पेकुलेशन नहीं था, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस की तरह ये भी कह रहा है। देखिए 4 साल समय भी दे रहा है, इसमें भी 4 साल समय दे रहा है जैसे स्पेकुलेशन में देता था। ठीक है, अच्छा ये वाला मुझे हाईलाइट नहीं करना चाहिए था ना, यस ओनली फ्रॉम सच एक्टिविटी, क्योंकि वो तो हो गई। अगर करंट ईयर में सिर्फ स्टड फार्मिंग से एडजस्ट होने दे रहा है तो ऐसे भी स्टड फार्मिंग से ही एडजस्ट होने देगा। ठीक है, फिर है अदर इनकम। अदर इनकम यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है ये सब में, तो ठीक है, इसमें सेम हेड से एडजस्ट होगा, अदर हेड से भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। यही सबसे यूनिक कानून है यहाँ पे कि इट कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड, नॉट एप्लीकेबल, इट कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड इसमें नहीं होता, बस आप ऐसे याद रखिए कि अदर सोर्सेज में सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, अदर सोर्सेज में सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो आप कहेंगे सर स्टड फार्मिंग में तो है, तो हमने कहा ना आपको कि स्टड फार्मिंग भले अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है, ये अदर सोर्सेज है ही नहीं, इसका पूरा कानून पीजीबीपी के हिसाब से बना हुआ है। कानून पूरा पीजीबीपी के हिसाब से बना हुआ है, पटक दिया गया अदर सोर्सेज में, और वो क्यों पटका गया है उसका भी मैंने कारण बताया आपको, राइट? तो वहां पे है कैरी फॉरवर्ड होता है, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, सारी चीजें हैं, दूसरे जगह से कहीं से एडजस्ट होगा नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नोट लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनिमल फॉर रेसेस अदर देन हॉर्स रेस। अगर आप कोई और एनिमल ओन और मेंटेन कर रहे हो रेस के लिए ही, जैसे बहुत सारी जगह पे ना घोड़ों की रेस की बजाय चूहों की रेस होती है, चूहों की रेस होती है, कैमल की रेस होती है, बुल रेस होती है, तो आप अगर बाकी एनिमल मेंटेन कर रहे हो
तो उसमें भी तो घाटा फायदा हो सकता है। रेस जीतेगा आपका चूहा तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, चूहा की रेस का मतलब ये नहीं है कोई भी चूहा पकड़ के दौड़ा देते हैं। अरे उस चूहे की ट्रेनिंग होती है, उस पर बड़ा खर्चा होता है, उसको खिला पिला के चूहे को इतना बड़ा बना देते हैं कि आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे वो चूहा है। ठीक है, उसको दौड़ सिखाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बुल रेस होती है सब जगह। तो आप बाकी एनिमल अगर मेंटेन कर रहे हो तो उसका जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का तरीका है वो नॉर्मल बिजनेस की तरह रहेगा। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड शैल बी लाइक एनी अदर बिजनेस, मतलब 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, नॉर्मल बिजनेस की तरह सेट ऑफ होगा पूरा, कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हॉर्स रेस वाले केस में, ठीक है, ये कानून अलग किया गया है कि भाई सिर्फ हॉर्स रेस वाले से ही हम एडजस्ट करने देंगे और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अब क्यों ऐसा है? आप कहोगे बाकी सब नॉर्मल बिजनेस की तरह क्यों करने दे रहे हैं, इसको क्यों ऐसा कर दिया? अरे कोई हो कानून, कोई हो हिंदुस्तान में जो ये सब धंधा कर रहा होता तो कानून बनाए भी सरकार। कह रही है कोई है ही नहीं है। कोई आपने सुना कोई चूहों को तैयार कर रहा है रेस के लिए, कोई ऐसा धंधा कर रहा हो? बुल तैयार कर रहा है, कैमल तैयार, अरे है ही नहीं यार, हमारे देश में कोई है ही नहीं ये सब धंधा करने वाला। इसलिए क्या होगा कानून बना के? किसी दिन कोई करेगा तो सरकार अब कहेगी कि भैया अब इससे कैसे टैक्स वसूला जाए, कुछ कानून बनाया जाए अलग सा डिफरेंट। अभी नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाला। हॉर्स रेस करने वाला बंदा था, हॉर्स रेस के लिए घोड़े तैयार करने वाला बंदा था, तो उसका गवर्नमेंट अलग कर ही दी थी कानून कि नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट करने नहीं देंगे तुमको। आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 79। ठीक है, 70, 71, 72 हो गया। अब 79 में क्या है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के लॉस के सेट ऑफ के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है आइए समझाते हैं आपको। ये पहला 2 साल मैंने बनाया, ये ईयर ऑफ लॉस है, इस साल घाटा हुआ है। ठीक है, और हम यहां पे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ यहां पे करना चाहते हैं इस दूसरे साल में। तो जिस साल घाटा हुआ था उस साल के आखिरी दिन, ठीक है, उस साल के आखिरी दिन की 51% शेयर होल्डिंग एटलीस्ट, यानी ग्रेटर इज इक्वल टू 51% शेयर होल्डिंग यहां की और यहां की सेम होनी चाहिए। ये सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक कंपनी है, ठीक है, जिस साल घाटा हुआ है उस साल का 51% शेयर जिनके पास था, तो एडजस्टमेंट वाले साल में भी कम से कम 51% शेयर होल्डर वही होने चाहिए। 51% शेयर उन्हीं के पास होना चाहिए जिनके पास घाटे वाले ईयर में शेयर था। मतलब अगर 49% शेयर होल्डिंग चेंज भी हो गई है तो चलेगा। ये सब पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए नहीं है कि तुम्हारे शेयर होल्डर 51% सेम है कि नहीं है, नहीं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा है कि 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए जिस साल घाटा हुआ था और आप सेट ऑफ करना चाह रहे हो, ताकि ये समझे कि ओनरशिप वही चल रही है कि बदल गई है। मैं समझाता हूं क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। एक्चुअल में अगर एक कंपनी को घाटा हो जाता है, खूब सारा घाटा होता है एक कंपनी के पास, तो एक दूसरी कंपनी आती है उसको खरीद लेती है। जैसे मेरी कंपनी में खूब सारा घाटा होगा ना, कई करोड़ रुपए का घाटा है, तो एक दूसरी कंपनी आएगी, घाटे गए, कुछ नहीं है, कोई एसेट वगैरह नहीं है, एक कंपनी आएगी कहेगी तुम अपनी कंपनी बेचोगी हमको, हम कहेंगे मेरे पास घाटा है 100 करोड़ रुपए का हो रखा है और कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, चवन्नी नहीं है उसके अलावा, कहेगी 10 करोड़ रुपया देंगे, कंपनी दे दो हमको। आप कहोगे अरे सर ये क्या नाटक है, आपके पास 100 करोड़ का घाटा है, दूसरी कंपनी आ रही है कह रही 10 करोड़ रुपया देंगे, कंपनी खरीद लेंगे। हाँ खरीद लेगी, आइए समझिए क्यों। क्योंकि उस कंपनी के पास बहुत सारा फायदा है, अब वो मेरा 100 करोड़ रुपए का घाटा एडजस्ट करेगी अपने में से, ठीक है, इसीलिए कंपनी खरीद रही है। 100 करोड़ रुपए का घाटा एडजस्ट करेगी और इससे क्या होगा, उसका 30 करोड़ रुपए का टैक्स बच जाएगा, इसीलिए वो 10 करोड़ रुपए हमको दे रही थी। घाटा बहुत सुंदर चीज होती है इनकम टैक्स में, आपको पता नहीं है, घाटे से बड़ा टैक्स बचता है। तो अगर मेरे पास ढेर सारा घाटा हो जाएगा तो एक कंपनी आएगी मुझे खरीदने के लिए, कहेगी राज अग्रवाल जी अपनी कंपनी बेच दीजिए ना हमको, इतना घाटा करके बैठे हैं, और पैसा भी देगी हमको, जितना ज्यादा घाटा होगा उतना ज्यादा पैसा देगी, क्योंकि उतना ज्यादा उसका टैक्स बचेगा। इसीलिए सरकार कह रही है कि 51% होल्डिंग सेम होनी चाहिए। मैंने कंपनी उसको बेची, क्या घाटा एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि शेयर होल्डर बदल गए, इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया, 51% होल्डिंग सेम होनी चाहिए।
यानी अगर मैं शेयर लिक्विडेट भी करता हूं तो 49% तक कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो भाई सामने वाले को तो घाटा एडजस्ट करने के लिए तो पूरी कंपनी ही एक्वायर करनी पड़ेगी ना, तब तो घाटा उसका होगा। अदरवाइज थोड़ा सा शेयर तो फिर तो वो तो एक इन्वेस्टर बन जाएगा। मेरी कंपनी की एग्जिस्टेंस आज भी वही की वही रहेगी। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पे क्या बात है, मैं आगे समझाता हूं आपको। लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप के केस में ये कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप तो देखते ही हो कि स्टार्टअप के केस में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा शेयर लेके, मतलब एक एक लाख रुपए का शेयर लगा के दो बंदे एक कंपनी बनाते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, और ह्यूज पोटेंशियल उसमें दिखाई देता है। एक बड़ा वीसी आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, उसमें 100 करोड़ रुपए झोंक देता है, ठीक है, और मेजॉरिटी शेयर उसके पास चले जाते हैं। अब एलिजिबल स्टार्टअप के केस में क्या है कि भाई यहाँ तो ह्यूज पैसा कोई और लगा देगा। जैसे मान लीजिए अभी तक हम दो फाउंडर थे, ठीक है, दोनों ने एक एक लाख रुपए लगाया, राइट, और 2 लाख रुपए लगाया, अभी तक इनके पास 100% शेयर थे, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा आता है, कहता है कि हम आपकी कंपनी का 60% शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तब तो भाई अब 60% शेयर नई वाले एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने खरीद लिया, तो अब जो दो फाउंडर बचे उनका कितना कितना शेयर बचा? 20-20% बचा। भाई 40% में अब उन दोनों का आधा आधा शेयर है, पहले तो 100% था उनका। तो आप देखेंगे कि इस कंपनी की 60% शेयर होल्डिंग सेम हो गई, चेंज हो गई, सिर्फ 40% शेयर होल्डिंग ही कॉमन है। तो क्या इनको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा ये स्टार्टअप्स को? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बनाया, कहा कि जिस साल घाटा हुआ है उस साल के जितने शेयर होल्डर थे उनके पास जितना शेयर था वो रहना चाहिए। परसेंटेज से मतलब नहीं है। मेरे पास 100 शेयर थे, एक मेरे को फाउंडर के पास 100 शेयर थे, तो हम दोनों के पास पूरे 100 शेयर होने चाहिए जिस साल लॉस को हम सेट ऑफ करना चाहते हैं। बाकी कितने नए लोग आ गए उसकी वजह से मेरी परसेंटेज होल्डिंग कितनी चेंज हो गई, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। समझे? समझाता हूं। यहाँ पे परसेंटेज देखा जा रहा था ऊपर सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, लेकिन स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप के केस में ऐसा नहीं होगा। एलिजिबल स्टार्टअप वो होते हैं जिनको सेक्शन 80 आईएसी में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। इनका 3 साल का, 3 ईयर का 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाता है। 100% प्रॉफिट डिडक्शन मिल जाता है, यानी टैक्सेबल इनकम नील हो जाती है। 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 80 आईसी वाले स्टार्टअप क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, startupindia.gov.in। क्या है वेबसाइट? startupindia.gov.in। इस वेबसाइट पे तकरीबन 70,000 नहीं 7 लाख, करीब करीब 7 लाख स्टार्टअप ने अप्लाई किया है फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है, कि भाई हम स्टार्टअप हैं, हमको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देती है। इसमें तकरीबन मुझे लगता है 80-90 हज़ार स्टार्टअप को रिकॉग्निशन मिली है। स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो जितने स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होते हैं इनको दूसरा एक ऑप्शन होता है कि ये रिकॉग्निशन अगर इनको मिल गई है तो ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। यानी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप अलग चीज होती है, एलिजिबल स्टार्टअप अलग चीज होती है। आप रिकॉग्निशन के लिए ही स्टेप नंबर 1 में अप्लाई करते हो तो सरकार देखती है कि हाँ भाई आप एक अच्छा स्टार्टअप हो, पहले समझती है। अब क्या प्रोसेस है वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। तो करीब 7 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है, 7 लाख स्टार्टअप ने अप्लाई कर रखा है। गवर्नमेंट ने 90,000 को रिकॉग्नाइज किया है कि यस दे आर गुड स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री, उनको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया है। ये जो रिकॉग्नाइज होते हैं ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एलिजिबल स्टार्टअप ऑफ कंट्री कहती है इसको, ठीक है। ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अब जो लोग इसमें कितने, इसमें 1,000-2,000 होंगे बस, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो भी होंगे 4-5 हज़ार होंगे बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। एलिजिबल स्टार्टअप है, बस इतने ही हैं जिनको 80 आईसी में छूट मिली है। सरकार दुनिया भर का एक चिल्ला चिल्ला के बोलती है ना, जो कि स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स नहीं देना है। तो
कि अरे इतने 7 लाख में से 1000 लोग को टैक्स की छूट देती है। जितनी भी सरकार टैक्स की छूट देती है ना, इतना आसानी से मिलता नहीं है। ये सब बस कहने के लिए, जहाँ भी आप ये सुनते हो ना कि ये बिजनेस में गवर्नमेंट ने छूट दिया, वो जो कानून ऐसा रहता है सब ले नहीं पाते हैं। ये जो स्टार्टअप को छूट वगैरह ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, सबको नहीं मिलता है। ठीक है, तो 3 साल की एग्जेम्पशन होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि स्टडी एट होम एलिजिबल स्टार्टअप है और इसने 3 साल की एग्जेम्पशन अवेल कर रखी है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 साल, अब तो बहुत हो गया सर। ठीक है, तो इनिशियल 3 ईयर्स में इसने भी बेनिफिट अवेल किया हुआ है 80 का। राइट, तो हम कहाँ थे, यहाँ पे आए वापस। तो यहाँ पे क्या है, कहता है कि ये पहला वाला मान लीजिए ईयर ऑफ लॉस है, और ये क्या है, ईयर ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले साल में, इस वाले साल के अंत में आप देखेंगे ए था, बी था, इसके पास 1000 शेयर थे, इसके पास 1000 शेयर थे। ठीक है, यानी 50% इसके पास था, 50% इसके पास था। ठीक है, यहाँ पे एक वीसी आ जाता है। अब एक ए है, बी है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, और अब शेयर कितने हैं, ए के पास 20% है, बी के पास 20% है, और 60% शेयर इसके पास है। लेकिन ए के पास आज भी 1000 है, बी के पास आज भी 1000 है, तो कह रहा है ये सेम होना चाहिए, बस इसी की बात कर रहा है। ये सेम है ना, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम अगर है, इसकी बात कर रहा है। इफ दिस इज सेम, लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ये सेम होना चाहिए। ऐसे तो बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या बात बोल रहा है, कह रहा है 51% होल्डिंग सेम होनी चाहिए। यहां नहीं, यहां 51% होल्डिंग बोलता था तो सेम नहीं है, क्योंकि अब 40% होल्डिंग है, सेम है। ठीक है, ये पहले यही 100 थी ना, अब 40% होल्डिंग ही यहां पे थी। यहां की होल्डिंग और यहां की होल्डिंग को देखेंगे तो सिर्फ 40% ही पुरानी वाली होल्डिंग है। पुरानी होल्डिंग सिर्फ 40% ही रह गई है, 60% तो नई होल्डिंग आ गई, जबकि 51% कॉमन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो सरकार भी जानती है ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एलिजिबल स्टार्टअप तो सरकार के हिसाब से बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं ना, तो इनको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देती है कि अगर तुम्हारे 3 साल तुम्हारे घाटे हुए हैं, तो तुमको एडजस्टमेंट करने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि जो नंबर ऑफ शेयर जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास थे वो सेम है कि नहीं, बस ये देखने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ शेयर देखना है हमको, भाई वो सेम है, जिनका यहाँ पे था इनका यहाँ पे है, तो बस ठीक है, हम परसेंटेज वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है बड़े सारे इन्वेस्टर आते रहते, पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो परसेंटेज होल्डिंग चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे कैन बी, ये हो सकता है, पॉसिबल है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे आइए देखिए, इन द केस ऑफ ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक ढेर सारी पब्लिक इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स पब्लिक कंपनी। इट इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड मतलब प्राइवेट कंपनी। इवन द सेम इज एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी, ये काट दीजिए, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, स्टार्टअप के लिए वो खत्म हो गई बात, 51% वाला नहीं, अभी 51% वाली बात पढ़ाएंगे। क्या कहता है, नो लॉस शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अनलेस, कोई लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अनलेस 51% ऑफ द वोटिंग पावर, वोटिंग पावर किससे आता है, इक्विटी शेयर से, अनलेस 51% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी आर बेनिफिशियली हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लॉस इज सॉट टू बी सेट ऑफ, जिस साल लॉस आपको एडजस्ट करना है, बाय द सेम पर्सन हु होल्ड्स एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लॉस वॉज इंकर्ड। जिस साल लॉस इंकर हुआ था उस साल 51% शेयर उन्हीं के पास थे जिनके पास आज भी है जिस समय हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने अब पॉइंट्स में कर दिया कि एसएससी मस्ट बी अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ये प्राइवेट कंपनी के लिए लॉ है। 51% शेयर सेम पर्सन का होना चाहिए दोनों दिन, ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जब लॉस हुआ था, और फिर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को हमें सेट ऑफ करना है। ऑप्शन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी, एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी उन्हें कहते हैं जिनको 80 IC में डिडक्शन मिलती है, 3 साल के
3 साल तक मिलती है और 100% ऑफ द प्रॉफिट की डिडक्शन मिल जाती है, यानी 1 रुपया टैक्स नहीं देना होता है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे सर आप भी टैक्स नहीं दिए होंगे, फिर 3 साल तक आपने कहा ही कि आप एलिजिबल थे और आपको 3 साल ये बेनिफिट मिला था। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार का एक कानून है मैट, जो आप पढ़े नहीं हो इसलिए जानते भी नहीं हो। मैट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कम से कम इतना देना ही पड़ेगा, तो उसके चक्कर में टैक्स देना पड़ा था। यानी एलिजिबल को भी जहां पे टैक्स बेनिफिट है 100% डिडक्शन है ना, टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया था नील, लेकिन फिर भी टैक्स देना पड़ा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ता है ना, उसकी वजह से देना पड़ा। आप भी कहेंगे सर गजब का माया जाल है भाई सरकार का, तो ठीक है। यानी जहां पे एक तो सबसे पहली बात एलिजिबल स्टार्टअप कितने कम है, मैंने बताया पूरे देश में 1000-2000 होंगे, ठीक है। करीब 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से 70,000 को रिकॉग्निशन मिली कहीं और उसमें से 1000-2000 को एलिजिबल बनाए। लेकिन सरकार तो ढिंडोरा पीट रही है कि हम 3 साल तक टैक्स फ्री कर देते हैं स्टार्टअप्स का, लेकिन कितनों को मिल रहा है ये आप देखिए। दूसरी बात, जिनको मिल रहा है क्या उनसे 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जा रहा, उनसे भी लिया जा रहा है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। कम से कम एक कानून है कि जो कानून ये बताता है कि कम से कम इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसके तहत हमें टैक्स देना पड़ रहा है। आप मत पूछने लग जाइएगा क्वेरी कर करके, सर व्हाट इज मैट, आइए हमको बताएं, तो हम बताएंगे नहीं मैट क्या होता है, ठीक है। जितना कोर्स है उतना ही आप समझ जाएंगे, बहुत है। हालांकि एक लास्ट चैप्टर आपके कोर्स में एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मैट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एएमटी होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट का ही भाई है एएमटी, वो आपके कोर्स में है, लास्ट चैप्टर में देखिएगा, ठीक है। उसी समय थोड़ा सा रेफरेंस हम मैट का भी दे देते हैं। ऑप्शन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी, in the case of eligible startup company not being a company in which public are substantially interested, the loss incurred, कोई भी एलिजिबल स्टार्टअप जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, एलिजिबल स्टार्टअप है, the loss incurred in any year prior to the previous year shall be carried forward and set off against the income of the previous year if all the shareholder of such company who held shares carrying voting right on the last day of the year or years in which the loss was incurred continue to hold those shares on the last day of the previous year. बस आप अपने शेयर को कंटिन्यू टू होल्ड कीजिए, बस इतना ही कह रहा है, कंटिन्यू टू होल्ड दोस शेयर्स। परसेंटेज कितना इससे मतलब नहीं है, आपके जितने शेयर आप होल्ड करते थे उतने होल्ड कर रहे हो। जो लॉस वाली ईयर में शेयर हेल्ड कर रहे थे, तो जितना भी हेल्ड कर रहे थे उतना कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाली ईयर में भी होना चाहिए, बस। अब आगे बात समझ में ना। Such loss can be incurred during the period of 10 years beginning from the year in which such company is incorporated, और ये सब फैसिलिटी से 10 साल ही मिलेगी, 10 साल के लिए ये सब बात है। 10 साल के बाद फिर 51% होल्डिंग आपके में भी चेक होगी। आफ्टर 10 ईयर्स लिख लीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स after 10 years law will be same as for अदर प्राइवेट कंपनी, बाकी प्राइवेट कंपनी जैसा ही लॉ हो जाएगा, दैट इज 51% होल्डिंग टू रिमेन सेम, 50% से होल्डिंग सेम होनी चाहिए। मतलब इनिशियल 10 सालों के लिए ये बेनिफिट है कि भाई आपका क्या हो सकता है इनिशियल 10 सालों तक, कि आपके नंबर्स अगर शेयर कॉमन हैं, जितने शेयर्स लॉस वाली ईयर में, जिसके पास भी जितने भी लोग थे जिनके पास लॉस वाली ईयर में शेयर्स थे, वो सभी लोग अपने शेयर्स को होल्ड कर रखे हैं सेट ऑफ वाली ईयर में, ठीक है। और देखिए अगर खूब ह्यूज फंडिंग वंडिंग हो रखी होगी तो 10 साल में तो आईपीओ आ चुका होगा, तो वो पब्लिक कंपनी बन चुकी होगी, तो हो सकता है उस स्टार्टअप पे ये वाला कानून कभी लग ही ना पाए, 51% वाला, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन, ये जो शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है वो अगर इन कारणों से हुई है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन कारणों से जो शेयर होल्डिंग चेंज होगी वो कंसिडर नहीं होगी। किसके लिए बात कर रहा है? अरे वही प्राइवेट कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। इसमें तो फिर वो होल्डिंग का चेक ही नहीं करते हैं ना, परसेंटेज होल्डिंग। एक्सेप्शन ये परसेंटेज होल्डिंग के लिए बात हो रही है कि परसेंटेज होल्डिंग इन कारणों से चेंज होगी तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि वो परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर ड्यू टू डेथ, अब पिताजी की डेथ हो गई, बेटे को शेयर चला गया है, तो हम कह रहे हैं अरे शेयर होल्डिंग इतनी सारी चेंज हो गई, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे एक शेयर होल्डर था,
ठीक है, उसकी डेथ हो गई। अब उसके पास ह्यूज शेयर था, 60% शेयर उसी के पास था। अब उसके बेटे को वो शेयर ट्रांसफर हो गया, तो आप अब लॉस आप कह रहे हो कि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि 60% होल्डिंग बदल गई। अरे उस कंपनी की कोई भी होल्डिंग नहीं बदली, यही कहना चाहता है कानून। ठीक है, पिताजी की डेथ हुई है, वो शेयर होल्डर था, तो बेटे को ट्रांसफर होगा ही, तो इस ये नहीं कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, अब इसकी डिटेल नहीं पढ़नी है, बस ये थ्योरेटिकली याद कर लीजिए, प्रैक्टिकली ये सब का कोई रोल नहीं है। ये सेक्शन पूरा 79 प्रैक्टिकली नहीं आ सकता है, थ्योरेटिकली बस हमें कानून पता होना चाहिए क्योंकि कोर्स में है हमारे। बस ट्रांसफर गिफ्ट की वजह से हुआ है तो ठीक है, अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी हुआ है तो होल्डिंग बदल जाती है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की वजह से इससे होल्डिंग चेंज हुई है। रीएलोकेशन ऑफ फंड हुआ है। डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, डिस्ट्रेस्ड कंपनी क्या होती है, कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है कि कहती है ये कंपनी तो बंद होने वाली है, तो उसके डायरेक्टर को चेंज कर देती है, कहती है तुम लोग निकम्मे हो, नालायक हो, तुम लोग चला नहीं पाते हो, तो सरकार गवर्नमेंट क्या करती है उसमें डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट करा देती है। ठीक है, तो उसी वजह से सिंस वो डायरेक्टर बनते हैं तो कुछ शेयर वगैरह खरीद लेते हैं, होल्डिंग वगैरह चेंज हो जाती है। कुछ डायरेक्टर निकल रहे होते तो नाराज हो जाते हैं, हम कंपनी चला रहे थे, हमको निकाल दिए सरकार, हम एक काम करते इस कंपनी के शेयर भी बेच देते हैं, तो होल्डिंग वहां पे चेंज हो जाती है, तो कह रहा है उसमें भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बस थ्योरेटिकली याद कीजिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी समझ रहे हो तो जस्ट थ्योरेटिकली आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। सेक्शन 79 जो मेन कंटेक्स्ट था वो आपको समझ में आ चुका है। होल्डिंग और स्टार्टअप के लिए क्या देखना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि पूरा थ्योरी पार्ट हम लोग ने कर लिया है। लास्ट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के केस में भी हम लोग इसको चेंज ऑफ परसेंटेज होल्डिंग नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि यहीं पे मुझे स्टॉप कर देना चाहिए क्लास को। अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ढेर सारे करेंगे, पूरी क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ। ठीक है, विल स्टॉप हियर।